नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आपका जो है आसाम में चुनाव है, ये चीजें उनको टारगेट करके तो की ही जा रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे बीजेपी निश्चित रूप से उठाएगी। ये कोरोना काल की वजह से जो रुक गया थोड़ा सा, अन्यथा तो वो पहले ही उन्होंने वो कर दिया था, पर जबरदस्त तरीके से जो उसका विरोध हुआ, उस विरोध की वजह से वो आगे कदम नहीं उठा पाए और फिर ये कोरोना काल हो गया तो ये सब टल गया। अब कोरोना काल का संकट भी है, संकट तो कोरोना का है, अभी भी है, लेकिन अनलॉक जो हो गया, लॉकडाउन जो खुल गया, उसकी वजह से अब जो स्थिति है ये उसको लागू करने में लगे हुए हैं। और ये जो आपका एनपीआर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको आप यूं समझिए, मैंने पहले भी बार बार कहा है कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है और ये सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इस बात को कहती है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। तो जो पहला कदम है यानी कि एनपीआर के आधार पर ही एनआरसी होगा और एनआरसी के लिए लोग, जो सरकार के लोग हैं, वो आपके घर नहीं आएंगे, एनपीआर रजिस्टर तैयार करेंगे, उसी के आधार पर एनआरसी करेंगे। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण कदम है इसे वो कभी भूलने वाला नहीं है कि एनआरसी करना, सीए, एनपीआर, एनआरसी, ये सब कुछ उनके हिंदू एजेंडे के तहत है बीजेपी के। तो ये चुनाव के दौरान, क्योंकि एक मामले में आप जरूर समझें कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और कूटनीति जो है वो वाकई में बड़ी जबरदस्त है। कब किस मुद्दे को कब उठाना है, कितनी गंभीरता से उठाना है, ये वो बहुत जबरदस्त तरीके से तय करते हैं। और अब जैसे आप देखें कि बिहार चुनाव के दौरान ही उस जो जेपी नड्डा वहां गए हुए थे बंगाल में, वहां उन्होंने कहा था कि भाई एनपीआर और एनआरसी और सीएए आपको मिलेगा जरूर, ये लागू होगा जरूर, सरकार जैसी होगा इसको कदम उठाएगी। अब उन्होंने तो उस समय कहा, और अब चुनाव आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो अगले साल 2021 में चुनाव आने वाले हैं, मई के आसपास में चुनाव होंगे वहां पे उसमें पश्चिम बंगाल में और असम में। तो ये उसको देख के निश्चित रूप से उठाया गया, जानबूझकर उठाया गया कदम है। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को कभी नहीं भूलती, बहुत मजबूती के साथ में उसको लेकर चलती है। तो हम लोगों को, ये सभी देशवासियों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि वो सो नहीं गए हैं। तुम बेशक सो जाओ, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सोते नहीं, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार जगे रहते हैं और काम करते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी क्या है, कहा गया तो गुप्त दरवाजे से जो है तैयार किया जा रहा है, ना किसी को बताया जा रहा है। इसका वजह ये तो नहीं है जैसे पहली बार इन्होंने बताया था तो एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था पूरे भारत में, और भारत की जो आलोचना हुई थी, भारत के साथ साथ विश्व में भी बहुत बुरी आलोचना हुई थी मोदी सरकार को। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो आंदोलन हुआ जिसके लिए शाहीन बाग एक प्रतीक बन गया और पूरे देश में आंदोलन हुआ, और आंदोलन इतना जबरदस्त था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार के दूर दराज इलाकों में, पश्चिम बंगाल के दूर दराज इलाकों में कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई थी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं जहां जहां गया, बिहार में कई जगह गया, मैं पश्चिम बंगाल में मैं गया, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में मैं गया, झारखंड में मैं गया, कर्नाटक में मैं गया, मध्य प्रदेश में गया, मतलब इस तरह से इतने जबरदस्त तरीके से वहां पे लोग उसके विरोध में थे। आंदोलन कम से कम जो है मतलब 500-700 जगह पे आंदोलन उसका चल रहा था। बिहार में ही 300-400 जगह पर आंदोलन था, एक एक जिले में, किशनगंज में ही करीब 22 जगह पर आंदोलन चल रहा था, अकेले किशनगंज जिले में। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त विरोध था। उस विरोध का, और उस विरोध में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी, ऐसा इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ जो इस आंदोलन में हुआ। सरकार उससे डरी हुई है निश्चित रूप से, और इसीलिए गुप्त दरवाजे से ला रही है। और वैसे भी गुप्त दरवाजे से, चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से लाने की इनकी जो है अपनी संस्कृति है बीजेपी वालों की। आप देखेंगे कि जो किसानों के संबंध में जो कानून लाया गया, तीनों कानून, जो 3 अध्यादेश लाए गए जून के महीने में, वो भी पिछले दरवाजे से लाए गए। जब लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चल रही है, उस समय आप किसानों से बात किए बिना वो लेके आ रहे हैं। तो ये सब इनकी राजनीति है, और ये जो सब लाए हैं हिंदू मुस्लिम एजेंडा, इनकी राजनीति का एकमात्र
और सबसे प्रमुख एजेंडा है। इसलिए ये सब कुछ जो सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, वो सर पे है। और एक चीज यही नहीं, आप देखेंगे कि वो लव जिहाद भी कर रहे हैं। लव जिहाद, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है भाई। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर इनकी राजनीति चलती है। तो उसके लिए ये लव जिहाद भी ला रहे हैं। ये लव जिहाद की कहानी भी यहीं शुरू हुई जब लास्ट फेज में किशनगंज वगैरह, इसमें जो आप सीमांचल का इलाका है, इसमें जब चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह लव जिहाद का मसला कहा कि हम कानून लाएंगे इसके लिए। भाई बिहार का चुनाव हो रहा, तुम उत्तर प्रदेश के लव जिहाद यहां कहां से लेके आ रहे हो? तो ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत होता है। और अब कर्नाटक की सरकार कह रही है, मध्य प्रदेश सरकार उस पर कानून लाना चाह रही है। तो लव जिहाद हो चाहे किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम हो, उस सब को लेके ये सब अपनी राजनीति करते हैं। अच्छा, लव जिहाद की बात की, लव जिहाद में जो मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सिर्फ ये भी कहा था कि कानून के साथ साथ हम ऐसा कानून लाएंगे कि राम नाम सत्य कर देंगे। तो एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कैसा लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पर मुख्यमंत्री की आज की बात क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने तो पहले भी कहा था, जो उनकी ठोको नीति वाली क्या है, जो सब क्या है, आप एनकाउंटर को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रदेश, किसी भी प्रदेश का होता है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो एक किसी जाति विशेष का नहीं होता, किसी धर्म विशेष का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, साफ है कि वो हिंदू वाली बात कर रहे हैं, बाकी उनकी नजर में कोई नहीं है। तो उनका ये कहना कि हम उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, ये हम उसको ठोको नीति, ये निश्चित रूप से उनको शोभा नहीं देता, ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगर जब उनका एजेंडा ही है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके मुंह से यही निकलेगा। पर मेरा जनता से कहना है कि इन सारी चीजों को समझते हुए आपको सही काम करना है और किसी के उकसावे में आके कोई काम नहीं करना है। अच्छा, आप भी बहुत मुखर रहे हैं एनआरपी सीए आंदोलन में। तो जिस तरीके से उस कोरोना काल में जो सीए आंदोलन में बैठे हुए थे, उनको लोगों की गिरफ्तारी हुई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई, डराया गया, और फिर से अब सरकार जो है ये कानून जो है लाने वाली, एनपीआर का शेड्यूल तैयार हो चुका है। तो क्या लगता है भारत में फिर से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है? बट देखिए, मैं तो मानता हूं कि हो नहीं सकता, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ये मसला जो है, ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये देश की जनता से जुड़ा हुआ मसला है। लगभग आप सीधे सीधे कहो कि इससे 100 करोड़ के लगभग लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। 135 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग सीधे सीधे इस मसले से जो है, इस मसले से प्रभावित होते हैं। तो ये उनका मुद्दा है, इसलिए निश्चित रूप से आंदोलन होगा। पर आंदोलन किस तरह से हो, इसको भी हमें सोचने समझने की जरूरत है। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी धर्म जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना है। ये आंदोलन देश का आंदोलन है, देश की जनता का आंदोलन है। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब और कमजोर लोग जो हैं इस देश में, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और उनकी संख्या इस देश में 100 करोड़ के ज्यादा है। तो वो उनका मसला है, ये किसी एक जाति या धर्म का मसला नहीं है। तो कोई भी इसको जाति या धर्म का रूप ना दे। बीजेपी यही चाहती है कि इस मसले को एक धर्म का रूप देकर और इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करे। और क्योंकि चुनाव हो रहा है, चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में और असम में, वो यही चाहेगी कि ये ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, और लोग कहें कि भैया, वो तो कहें बीजेपी वाले, देखिए हम तो देश की भलाई के लिए कानून लाना चाहते हैं और ये इसको जो है हिंदू मुस्लिम लेके चलना है। तो कोई भी इस तरह के काम न करे। पहले जिस तरह से तरीके से आंदोलन हुआ था, आंदोलन मैं समझता हूं जो भी होगा एक तरीके से होगा, सभ्यता के दायरे में होगा, कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इस देश की जनता इस बात को जानती है। जहां तक रही कि गिरफ्तारियों की बात, निश्चित रूप से गिरफ्तारियां इसलिए की जा रही हैं, झूठी एफआईआर इसलिए की जा रही हैं, लोगों को, बेगुनाह लोगों को इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि लोग डर जाएं और आगे आंदोलन ना करें। ये सोचें कि यार जब पहले किया था तब उसमें सीएनआरसी में जबरदस्ती सबको बना दिया। निश्चित रूप से वो झूठा फंसाएंगे, निश्चित रूप से झूठी एफआईआर होंगी, बेगुनाह लोगों को फंसाएंगे। पर इससे डर के कभी भी आंदोलन रोका नहीं जाता। आंदोलन करना पड़ता है जब लोगों के हितों को कुचलती है सरकार, जब जनता का हित न सोच के केवल राजनीतिक सत्ता के लिए सरकार काम करती है, तो आंदोलन करना पड़ता है और आंदोलन होगा, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन
कोई भी, जैसे मैंने कहा, सांप्रदायिक रूप, धार्मिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार यही चाहेगी, बीजेपी सरकार यही चाहेगी कि इसको ये रूप मिले। अगर ये रूप इसने पकड़ लिया, या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी इसको इस तरह से अगर प्रोजेक्ट करती है और उसका साथ देती है, तो निश्चित रूप से आप बीजेपी का ही काम कर रहे हो, बीजेपी के लिए ही आप काम कर रहे हो किसी भी हालत में। क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, इस आंदोलन का रूप ही हिंदू मुस्लिम दिया जाए। अगर ऐसा रूप गया तो आंदोलन चलने से पहले ही समझ लीजिए कि अब वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आंदोलन तो होगा निश्चित रूप से, और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि ये जनता का आंदोलन है, गरीब का आंदोलन है, दबे कुचले लोगों का आंदोलन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और एनपीआर, क्योंकि एनआरसी का पहला कदम है, और एनआरसी का मतलब आपकी नागरिकता खतरे में है, तो आंदोलन तो होगा ही होगा। अच्छा, लास्ट सवाल, आप कह रहे हैं आंदोलन होगा, क्या लगता है कि अब फिर से शाहीन बाग बनेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी हिदायत दी है कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी भारतवासी प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो क्या लगता है इस आंदोलन में शाहीन बाग फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, हर आंदोलन की अपनी खूबी होती है, हर आंदोलन के अपने प्रतीक होते हैं, अपने तरीके होते हैं। निश्चित रूप से शाहीन बाग वाला जो है वो इस आंदोलन के लिए एक प्रतीक बन गया था, बहुत जबरदस्त प्रेरणा स्रोत बन गया था। उससे प्रेरणा लेके पूरे देश में जगह जगह शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन हुए थे, वो तो रहेगा। अब वहां से शुरू होगा, कहां शुरू होगा मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं वो पहले भी संविधान के दायरे में आंदोलन कर रहे थे, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लोकतंत्र की सीमाओं के अंदर आंदोलन कर रहे थे, अपने अधिकार का सदुपयोग कर रहे थे। उन्होंने कभी, किसी ने भी कानून का बेजा उल्लंघन नहीं किया, कभी भी कोई उल्लंघन नहीं किया। अगर कहीं दिक्कत आई, जैसे माना आप शाहीन बाग के विषय में मैं आपको बताऊं, शाहीन बाग को जबरदस्ती बदनाम किया गया कि उन्होंने रास्ता रोका। शाहीन बाग वालों ने कभी रास्ता नहीं रोका। वो जो आंदोलन था, जिस सड़क पर हो रहा था, वो सड़क बहुत चौड़ी सड़क है और वन वे ट्रैफिक वाली, यानी दोनों तरफ सड़क है, बीच में डिवाइडर है, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, और बहुत चौड़ी सड़क है। और वो एक साइड में बैठे थे, बड़े तरीके से, बड़े सभ्य तरीके से बैठे थे। ये पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का था, और दिल्ली सरकार, और आपकी जो है उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक दुष्चक्र, एक दुष्षड्यंत्र जो है ना, वो उन्होंने रचा। वो कैसा था मैं आपको बताऊं। अगर आप दिल्ली से और नोएडा से परिचित हैं तो आप देखिए कि दिल्ली में जो सरिता विहार है, वहां से नोएडा के लिए रोड आती है, और नोएडा में जो कालिंदी कुंज होते हुए जाती है, और नोएडा में जो रोड है, वहां जो महामाया फ्लाईओवर है, उस महामाया फ्लाईओवर के पास में एक गोल चक्कर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वहां महामाया फ्लाईओवर के पास गोल चक्कर पर रोक दिया, और दिल्ली सरकार ने वहां सरिता विहार पर रोक दिया। वो रोड बिल्कुल खाली पड़ा, जो वन वे ट्रैफिक वाली रोड है, बहुत चौड़ी रोड है, दोनों तरफ से बड़े आराम से वहां ट्रैफिक चल सकता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। और शाहीन बाग का आंदोलन कालिंदी कुंज पे जहां वो रोड मिलती है, उससे करीब आधा 1 किलोमीटर अंदर था। लेकिन जबरदस्ती इन दोनों सरकारों ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा कि वहां से उन्होंने रोक दिया, ताकि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो नोएडा की विशेषकर जनता है, फरीदाबाद की, दिल्ली की जनता है, जो उधर से आने वाले लोग हैं, वो सब परेशान हो, और उन्हें 10-12 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़ता था। वो अगर उसे खोल के रखते तो ये स्थिति नहीं आती। जबरदस्ती उस आंदोलन को बदनाम किया गया। क्यों किया गया? कि जो केजरीवाल सरकार है, वो भी आरएसएस का एजेंट है केजरीवाल, और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। वो बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, और इधर जो उत्तर प्रदेश में थी ही योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार। तो इन दोनों सरकारों ने षड्यंत्र करके उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सड़क को रोका, और इसलिए ये सारी चीजें बनी। अन्यथा शाहीन बाग का आंदोलन बिल्कुल एक साइड में था, बहुत तरीके से था। उन्होंने केवल एक मांग की थी, आप हमें यह सुरक्षा दें। अगर पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा देता तो बड़े आराम से दूसरी साइड की जो रोड थी वो चल सकती थी, ट्रैफिक बहुत स्मूथली चल सकता था। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है वो इस तरह की, लेकिन कोर्ट को भी टिप्पणी करने से पहले मैं समझता हूं इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि आंदोलन जो किए जाएंगे, अगर आप शहर से बाहर कोई जगह उनके लिए निश्चित कर देंगे, वह आंदोलन करने का क्या मतलब है? शहर में आंदोलन एक ऐसी जगह आप उनको दीजिए ताकि जो है लोगों तक
उस संदेश जा सके कि ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आवाज उठा रहे हैं, क्या इनकी दिक्कत है, क्यों इनकी दिक्कत सुनी नहीं जा रही है। आंदोलन का यही मतलब होता है कि सरकार सुने, लोग सुने, जाने लोग कि इनको क्या दिक्कत है। भाई देश में किसी हिस्से में कोई बात हो रही है, किसी व्यक्ति के साथ में या किसी समाज के साथ में या देश के साथ में जो दिक्कत हो रही है, आंदोलन से ही पता लगती है। तो वो बीच में ही होना चाहिए। और देश में इस तरह की जगह हैं। पहले जो आप समझिए कि जो बोट क्लब था दिल्ली में, वो था, उसको बंद कर दिया आपने। जंतर मंतर को बंद कर दिया आपने। रामलीला मैदान में अगर आंदोलन कोई करता है तो 1 लाख रुपए उसके लिए चाहिए, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है एमसीडी से। पहले परमिशन लो, फिर पुलिस उसको परमिशन देगी, पुलिस ने रद्द कर दी तो एमसीडी की भी रद्द हो गई, और पैसे वहां जो जमा करने पड़ते हैं 1 लाख से ज्यादा का वो खर्चा हो जाता। तो आंदोलन करने के लिए 1 लाख जाकर अपने ही देश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन, उसके लिए 1-1.25 लाख रुपए खर्च करेगा पहले, तब जाके आंदोलन करेगा। ये कहां तक न्यायपूर्ण है, ये भी कोर्ट को और सभी को सोचना चाहिए। धन्यवाद।